नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचर 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। मैनपुरी के घिरौर एक निजी शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे अखिलेश यादव मीडिया से बात करते हुए बोले कि पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। हमारी पार्टी, हमारे लोग हर धर्म का सम्मान करते हैं। लड़ाने का काम बीजेपी का है। बजट पर बात करते हुए बोले कि अखिलेश बीजेपी का आखिरी बजट था, विदाई बजट था। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह के स्वामी प्रसाद मौर्य पर दिए बयान पर मौर्य की हिम्मत नहीं है कि वो कुरान पर बात कर सके, जिसके जवाब पर बोले कि मंत्री जी मैनपुरी के विधायक हैं, यहाँ के पर्यटन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करें। अडानी के मामले पर उन्होंने कहा कि जो देश के अंदर हालात है वो सरकार ही निकाल सकती है। इतना बड़ा नुकसान उद्योगपतियों का है और रुपया लगाने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। एमएलसी चुनाव पर उन्होंने कहा कि डरा धमकाकर चुनाव जीते हैं। प्रदेश के एमओआई पहली बार नहीं हुआ है जब तक कि सरकार इंसेंटिव करती है और उद्योगपतियों का मुनाफा होता रहता है, तब तक व्यापार चलते रहेंगे। महंगाई के मुद्दे पर अखिलेश ने भाजपा को घेरा, कहा कि अमूल और दूसरी कंपनियों ने अचानक दूध की रेटों में जो वृद्धि की है उसमें किसानों का या पशुपालन करने वाले व्यक्तियों का फायदा हो रहा है। बीजेपी ने लोगों को जेब में मुनाफे का पैसा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, आपस में लड़ा के राजनीति करती है। और जो झगड़ा शुरू हुआ है ये कोई झगड़ा आज का नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास में नजर डालें तो 5000 साल से ज्यादा का ये झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से। हम तो मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं और सदन में अगर कोई सवाल उनके सामने किया है विपक्ष ने और समाज अगर वो विपक्ष करता है सवाल उनके सामने तो जवाब मिलना चाहिए उसका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जवाब से भागना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जवाब से भागना नहीं चाहिए। लेकिन अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी में मौर्य जी के जो सवाल पे दो फाड़ नजर आ रहे हैं को लेकर के आपकी पार्टी एक मत नहीं दिख रही है। देखिए मैं आपसे बता दूं, पहले ही मैंने कहा, उस दिन भी कहा, फिर कहता हूं मैं, समाजवादी पार्टी सभी भगवानों को मानती है, हर धर्म के भगवानों को मानती है, हर धर्म को मानती है, हर अच्छाई को मानती है। और समाजवादी पार्टी भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उन सबको मानती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रश्न लगा है, प्रश्न उठा है, और ये लड़ाई कोई हिंदू धर्म की आज की नहीं है, 5000 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इसीलिए मैंने अभी भी उदाहरण दिया था कि बीजेपी के लोगों को रामधारी दिनकर जी की वो कविताएं पढ़नी चाहिए और एक बार फिर इतिहास के पन्ने पलटने चाहिए। तो इसलिए जवाब उन्हें देना है, जवाब से भाग नहीं सकते वो। चाचा ने भी कल परसों पैनल में कहा है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना। अरे समाजवादी पार्टी के बारे में कितना बता दिया मैंने आपको कि समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को मानती है। लेकिन जो सवाल खड़ा हुआ है उसका जवाब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी देने के लिए तैयार हैं। स्वामी रामदेव बाबा ने विभागीय बयान दिया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं स्वामी रामदेव जी से कहूँगा कि इधर देश को स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है। ब्लॉक स्तर पे जरूर योग के कार्यक्रम लगाएं। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा है कि जो बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, भाजपा जो चाहती है वो उनका काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, ऐसी इस तरीके से बयान नहीं। देखिए, भाजपा जो चाहती है वो कई बड़े दल काम करते हैं। अभी एक बड़े दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने क्या कहा, बीजेपी जानती है कब किससे क्या बुलवाना है। इसलिए हमें आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वो बुनियादी सवाल आज भी वैसे के वैसे हैं। बजट पेश हुआ, ये आखिरी बजट था सरकार का। मैं तो ये कहूँगा ये विदाई बजट था, इसके बाद ये दोबारा लौटने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, आय दोगुनी होगी। मुझे ये लगता है कि बीजेपी के लिए 2022 नहीं आया है। इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई किस स्तर पे है? अगर अमूल ने 3 रुपये बढ़ाए हैं, पराग भी बढ़ाने जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बाज़ार में जो कीमत दूध
एक दिवसीय दौरे के दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज जनपद बहराइच पहुंचे। बहराइच के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद राज्यपाल आरिफ अहमद खान ने जनपद बहराइच के समस्त जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की एवं जनपद की विकास को लेकर चर्चाएं भी की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक आजादी के बाद की राजनीति की यात्रा का विमोचन किया। पुस्तक के विमोचन के बाद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हमारे देश का लोकतंत्र निरंतर विकसित हो रहा है। देश के लोकतंत्र की मजबूती में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आरिफ अहमद खान ने हाल ही में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा सम्मानित किए गए जिले के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र के कार्यों को सराहना करते हुए हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जनपद के सर्वोच्च प्रशासनिक पुलिस अधिकारी की सम्मान होने पर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक स्तर पर अच्छे कार्य का सम्मान होना चाहिए, जिससे दूसरे अधिकारियों को प्रेरणा मिलता है। छत्तीसगढ़ के नए जिले एमसीबी के नगर चिरबिरी के गोदरीपारा नामक स्थान पर गोरखनाथ मंदिर, जिसे लोग गुफा मंदिर भी कहते हैं। गुफा मंदिर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का क्या इतिहास है जिसके चलते इसका नाम गुफा मंदिर रखा गया है, ये जानने के लिए हमने भी गोरख मंदिर के नीचे बने गुफा मंदिर देखने के लिए मंदिर में जा पहुंचे, जहां हमने देखा कि काफी बड़ी संख्या में उड़िया समाज द्वारा अखंड कीर्तन, पूजा पाठ और भंडारे की व्यवस्था चल रही थी। हमने भी मंदिर के भक्तगण और मंदिर की देखरेख करने वालों से इस मंदिर के बारे में, पूजा पाठ हो रहा है इस बारे में जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बातों बातों में गुफा मंदिर का जिक्र करते करते मंदिर के प्रांगण में एक विशाल बरगद के पेड़ के बारे में भी बताते हुए कहा कि इस पेड़ की जड़ कहाँ है, आज तक कोई पता नहीं कर पाया। इस विशाल पेड़ के नीचे एक मंदिर भी है, जिसके अंदर भी दो तरफ से कुछ गुफा जैसा है, जहां लोग अपनी मनोकामना मांगने आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मंदिर के अध्यक्ष ने हमें मंदिर में चारों तरफ पूजा पाठ, हवन, भंडारा को दिखाते हुए उस गुफा मंदिर को दिखाया जिसे हमने देखे आए हुए थे, वहां ले गए जहां देखने से ही डर लगता है। मंदिर के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने इस मंदिर का क्या विशेषताएं हैं और गुफा मंदिर क्यों नाम रखा गया है, ये बताया। हमने भी मंदिर में देखने की जिज्ञासा थी, लेकिन हमने मंदिर का द्वार खोलकर प्रवेश किया तो अंदर का नजारा कुछ अलग था। गुफा मंदिर में अंधकार छाया था, लेकिन बाहरी हिस्सों में कुछ रोशनी या बल्ब जैसे कुछ दिखाई पड़ रहा था। गुफा मंदिर जो पहाड़ धीरे धीरे अपने स्थान छोड़कर जमीन की ओर गिरता दिखाई पड़ रहा था। मंदिर के लोगों ने बताया कि कई वर्षों पहले एक पुजारी बाबा यहाँ आए थे और वो गुफा मंदिर के अंदर गए थे, लेकिन आज तक उनका कुछ अता पता नहीं है। इस गुफा मंदिर में वो हम लोग भी कुछ दूर तक गए, लेकिन रास्ता काफी सकरा था, अंधकार था, आगे का नजारा काफी खतरनाक था। गुफा में काफी गर्म होने के कारण कोई जाना नहीं चाहता था, लेकिन इस गुफा मंदिर का रहस्य क्या है आज तक कोई जान नहीं पाया। जहां मंदिर में अलग अलग स्थानों में मंदिर बना हुआ है जहां पूजा अर्चना होती है, लेकिन उस गुफा मंदिर के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर खोला जाता है, लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, परंतु गुफा मंदिर का जो नजारा है वो काफी भयानक है, अंधकार में है, जिसे देखते ही डर लगता है। मंदिर के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने मंदिर की खूबी के बारे में, पूजा अर्चना के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए इस गुफा और गोरखनाथ मंदिर के बारे में बताया, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश परिड़ा। परिड़ा। प्रकाश जी, ये गुफा गोरखनाथ मंदिर में ये जो गुफा है, इसके बारे में क्या जानकारी है कि गुफा कब बनाई गई? जो भी जानकारी है तो हमें बताने की कोशिश करेंगे कि इस गुफा की क्या विशेषता है। मैं यहाँ पर सन 1971 से हूँ जी। उस समय मेरा उम्र करीबन 8 साल का था और उस समय तो हम लोग ये बहुत माने जंगल ही रहा, उस समय उतना आना जाना कोई आदमी का नहीं रहता रहा। फिलहाल मैं इसको 40 साल से जाता हूँ, जो जबकि हम लोग इस गुफा की क्या विशेषता है? एक गुफा क्यों बनाई गई है, क्या वजह, पहले से बनी थी क्या? कौन पीढ़ी से बना है ये तो हमको पता भी नहीं है जी। और ये जो मंदिर जो पीछे हमारा है जी, ये पहले से ही विराजमान था। उसके बाद इसका कुछ उद्धार जो है एक कंपाउंडर, उनका नाम मेरे पता नहीं है, उनका अच्छी तरह से जीर्णोद्धार वही किए हैं। और बाकी पूजा पाठ हम लोग का समाज हुआ, उत्कल समाज हुआ या बंगाली समाज हुआ,
पूजा अर्चना जिसका जैसे टाइम होता है वो करते रहता है। ये मैं देख रहा हूँ कि आपके ऊपर अखंड कीर्तन चल रहा है, ये कितने दिन चलता है ये हमारा और किस माह में चलता है? ये हमारा लगभग 30 साल से चल रहा है। अच्छा अच्छा। और ये माने ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। जैसे अधिवास होता है, अच्छा अच्छा। इसके बाद एक दिन अधिवास का होता है, 3 रोज नाम संकीर्तन होता है और 5वां दिन जो है पूर्णाहुति होता है। जी जी। ये कब से चालू और कब खत्म होगा? ये 2 तारीख से चालू हुआ है और ये 6 तारीख को पूर्णाहुति। इस गुफा की और क्या विशेषता है? इस गुफा में ये तो हम भी माने 20 साल पहले एक बार कुछ आदमी, एक बाबा हमारे समाज से आए थे, तो बोले कि जाओ देखो। कुछ दूर हम लोग गए थे, 1-2 किलोमीटर के लगभग गए थे। उसके बाद गर्म भी है और रास्ता जो है छोटा है, जा नहीं पाए। उसके बाद बहुत पहले से बताते हैं कि कोई बाबा इसके अंदर गए थे, तो अभी तक लौट के नहीं आए। चलिए बहुत जिले की पुलिस ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के खास बैगपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा किया है। 31 जनवरी की रात को बुजुर्ग महिला की ईंट और सरिया से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में परिजनों ने 1 फरवरी को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। 31 जनवरी की रात अज्ञात द्वारा महिला की हत्या कर दी गई। विदेश जाने के लिए पैसा न देने पर की गई हत्या। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसपी ग्रामीण राहुल रूसिया ने बताया कि घटना के खुलासे में जुटी पुलिस ने आज मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस की विवेचना में इस मामले में रोशन निषाद और नीरज निषाद का नाम सामने आया। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मामले का खुलासा हो गया। 1 फरवरी को थाना कप्तानगंज को वादी ने लिखित तहरीर दिया कि ग्राम खास बैगपुर में उसकी माता मालती देवी अकेले रहती थी और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना कप्तानगंज में 302 सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। उनके घर पर काम करने वाले व्यक्ति, आस पड़ोस के लोग और अन्य सभी संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर इसमें 2 व्यक्ति प्रकाश में लाए गए, जिसमें एक रोशन निषाद और दूसरा नीरज निषाद है। पुलिस द्वारा आज दिनांक 5 फरवरी को दोपहर में पासीपुर पुलिया के पास से इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन दोनों अभियुक्तों ने अपने इकबाली जुर्म को स्वीकार किया। अभियुक्तों ने बताया कि मालती देवी की यहाँ मजदूरी का काम करते थे तथा विदेश जाने के लिए उनसे रुपये पैसे की मांग की, लेकिन मालती देवी के द्वारा मना कर दिया गया तथा दिनांक 31 तारीख की रात्रि में इनके द्वारा पुनः रात में लगभग 10:30 बजे घर पर जाकर मालती देवी से विदेश जाने के रुपये पैसे की मांग की गई। उनके द्वारा जब मना कर दिया गया तब रोशन निषाद ने ईंट से उनके सिर पर वार कर दिया और नीरज निषाद ने लोहे की छड़ से उनके सिर पर वार किया। अत्यधिक रक्तस्राव को देखकर दोनों जो है वहाँ से मौके से भाग गए। ईंट और सरिया की छड़ वहीं पर ही रह गई। पुलिस के द्वारा दोनों अभियुक्तों का आज चालान कर दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई इसमें शेष। घोर कलयुग चरमोत्कर्ष पर है। प्रभु के अवतार का आखिर कब समय आएगा? अब देखिए कलयुग की पराकाष्ठा भरी खबर। जिले के अतरा थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने शनिवार देर शाम दूसरे घर में अकेली रह रही सौतेली मां के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीट कर मरनासन कर भाग निकला। पीड़ित की सूचना पर ससुराल से पहुंचे बेटी के सीएचसी में उसे भर्ती कराया गया। पुलिस दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार देर रात एक युवक ने अकेली रह रही 40 वर्षीय सौतेली मां से दुष्कर्म किया। विरोध करने पर महिला को पीट कर मरनासन कर दिया। पीड़िता ने अतरा स्थित ससुराल में रह रही बेटी को रो कर सौतेले बेटे की करतूत बताई। आनन फानन मौके पर पहुंची बेटी ने मां का एम्बुलेंस से अतरा सीएचसी ले आई, जहां पुलिस को सूचना दी। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता के बयान दर्ज किए हैं और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता के मेडिकल की प्रक्रिया पूरी की। इंस्पेक्टर अनूप दुबे ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 346, 450, 323, 504, 506 में मुकदमा दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और बताया गया कि महिला का पति और 2 बेटे हैं जो बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। पति ने 2 शादियां की थी और दोनों पत्नी अलग अलग रहती हैं। उनके घर पास हैं। आज दिनांक 5/2/2023 को थाना अतर्रा क्षेत्र की रहने वाली
एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उसने अपने सौतेले पुत्र पर दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया है। सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही है। महिला का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है। घटनास्थल से साक्ष्य संकलन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सूदखोरों के आतंक से आतंकित होकर गन व्यवसायी ने फेसबुक पर किया था लाइव सुसाइड। मृतक की विधवा ने मांगी थी मुख्यमंत्री से न्याय। सूदखोरों के अवैध संपत्तियों पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी कोतवाल ने किराएदारों का किया 72 घंटे का मौका खाली करने का मकान। अवैध संपत्ति पर चलेगा बाबा का बुलडोजर। जनपद इटावा में भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई, जिसमें जिला के समस्त छोटे बड़े नेताओं को बुलाया गया। मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस बैठक में जिला सांसद प्रेम शंकर कठेरिया भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में बजट पर खुलकर बात की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की यशस्वी वित्त मंत्री ने बजट देश के सामने लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है, जिस बजट में आने वाले समय में भारत तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का स्पष्टीकरण हो रहा है। आने वाले समय में देश की जीडीपी दुनिया के और देशों से किस मजबूती के साथ स्थिर रूप से बढ़ी हुई है। दुनिया के देशों में जहां मंदी चल रही है, उस मंदी के दौर में भी भारत मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी भारत दुनिया का 5वां आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने है। आने वाले समय में भारत और मजबूती के साथ आगे बढ़े और उसी के साथ साथ हिंदुस्तान का आम आदमी, आम गरीब, किसान, मजदूर। भारतीय युवा कांग्रेस आज राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में मोदी सरकार द्वारा अडानी समूह में LIC और SBI जैसे सरकारी संस्थानों के बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि अडानी समूह को सरकार फायदा देती है और अडानी समूह पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस ने आज दोनों सदनों में हंगामा किया और सदन की कार्रवाई नहीं चलने दी। वहीं युद्ध कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो नारेबाजी के साथ बॉक्सों में आग भी लगाई और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारी जंतर मंतर पर मौजूद रहे और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डिटेक्ट किया और बसों में भरकर संसद मार्ग थाने ले जाया गया। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।